नमस्कार और जय हिंद। दिस इज प्रसन्नजीत दास एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एज वेल एज माय फेसबुक पेज। आज हमारा वीडियो बनने वाला है फॉर्मेशन ऑफ यूएनओ, इंपॉर्टेंस ऑफ यूएनओ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम एंड ऑब्जेक्टिव एज वेल। सो सबसे पहले यूएनओ से जाने से पहले हमको ये जानना होगा कि यूएनओ का नीड क्यों पैदा हुआ। पहले इन एज वी नो दैट 14 से लेकर 19 तक वर्ल्ड वॉर चलता रहा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। And during this First World War, the world leaders have witnessed and seen that the devastation of the post-war. War के बाद जो destruction हुआ है, that every country had to face big issues. Every country had to go through the financial crisis और property, और उसके बाद लोगों का जान वो तो था ही, साथ में बहुत ज़्यादा नेशन का डिस्ट्रक्शन हुआ था इकोनॉमी के रूप में, और ह्यूमन रिसोर्स तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मारे गए। सो इंटरनेशनल पीस के लिए, स्थापना के लिए, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसे वार ना हो, इन 10 जनवरी 1920 एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसको लीग ऑफ नेशन कहते हैं। लीग ऑफ नेशन का मेन उद्देश्य क्या था? ताकि वर्ल्ड में दोबारा इस प्रकार के वार ना हो, वर्ल्ड में दोबारा कोई एक देश दूसरे देश को अटैक ना करे, और पीस के लिए, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एंड प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल ब्रदरहुड थ्रू आउट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, जिसको लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। लेकिन लीग ऑफ नेशंस फेल्ड क्यों? क्योंकि यह बताया गया था कि नो कंट्री शुड अटैक और नो कंट्री शुड इन्वॉल्व इन वार, बट इट वॉज नॉट मेंशन दैट व्हाट वुड हैपन इफ एनी कंट्री स्टार्ट्स द वॉर। तो इस प्रकार का कोई आर्म फोर्सेस पे और आर्म्स फोर्सेस पे इतना प्रेशर नहीं दिया गया था। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट द पीस एंड नॉन वायलेंस। पीस इज रिक्वायर्ड, पीस इज रिक्वायर्ड, बट व्हाट इफ एनीवन violates the peace? That's how Second World War in 1939 started after the dropping of bomb by Germany in Poland on 1st September 1939। 1 सितंबर 1939 में जर्मनी ने उसके नेबरिंग कंट्री पोलैंड पे बॉम्ब फेंका, जिसके कारण अगला ही दिन यूएस ने वार डिक्लेयर कर दिया 2 सितंबर 1939 अगेंस्ट जर्मन। तो उसके बाद पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया, एक हो गया एक्सिस पावर और एक हो गया एलाइड फोर्सेस। एक्सिस फोर्सेस एंड एलाइड फोर्सेस, यहाँ पर रशिया यहाँ पर हमारा जापान, और उसके बाद अपना इटली एंड जर्मनी ये रह गया, और एलाइड फोर्सेस सारे देश मिलकर, स्पेशली यूएसए, यूके, यूएसएसआर, ये सारे मिलकर इन लोगों के साथ लड़े। सो एज वी नो, आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्हाट हैपेंड? Every country had to face and had decided that we should go for the permanent peace and tranquility and with the better international organization। क्योंकि लीग ऑफ नेशन पहले बनाकर देख चुके थे, लीग ऑफ नेशन का ऑब्जेक्टिव कमजोर था, जिसके कारण सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। वेरी सिंपल, लीग ऑफ नेशन वाज अ फेलियर, बिकॉज इसका फेलियर का एग्जांपल क्या है? लीग ऑफ नेशन फेल्ड, दैट्स व्हाई द सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड इन 1939। बट सेकंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, तो धीरे धीरे दिस वर्ल्ड लीडर्स दे रियलाइज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अनदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि और बेहतर ऑब्जेक्टिव लेकर आए और इंटरनेशनल पीस को मेंटेन कर सकें। सो इंटरनेशनल पीस को बचाने के लिए तब जाकर 1941 में दो सुपर पावर नेशंस, उसके लीडर्स फ्रैंकलिन रोजवेल्ट और विंस्टन एस चर्चिल, ये दोनों मिले जाकर अटलांटिक चार्टर, अटलांटिक ओशन में एक चार्टर साइन किया उन लोगों ने। अटलांटिक चार्टर पे क्यों इसको अटलांटिक चार्टर बोलते हैं? क्योंकि अटलांटिक ओशन पे ही ये दोनों लीडर, फ्रैंकलिन रोजवेल्ट हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट, और विंस्टन चर्चिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, दिस टू पीपल सेट एंड साइंड ए चार्टर, उसी को अटलांटिक चार्टर कहते हैं। उस चार्टर में ये डिस्कशन किया गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड, दैट वाज नॉट मेंशन कि यूएनओ वाज रिक्वायर्ड। तब बताया गया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज रिक्वायर्ड फॉर द परमानेंट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, और किस प्रकार के हम इंटरनेशनल ब्रदरहुड आगे एक्सपेंड कर सकें, कैसे कल्चरल एक्सचेंज कर सकें, ताकि जब कल्चरल एक्सचेंज होगा, इकोनॉमिक एक्सचेंज होगा, तभी जाकर एक देश दूसरे देश के साथ कोऑपरेट करेंगे, एंड द वार कुड बी और कैन बी अवॉइडेड। इसीलिए तो फर्स्ट सीरियली हम स्टेप्स बाय स्टेप को देखते हैं क्या हुआ। 1941 अगस्त में अटलांटिक चार्टर साइन हुआ अटलांटिक ओशन पे। तो वहां पर कौन था? फ्रैंकलिन रोजवेल्ट एंड विंस्टन चर्चिल, ये दोनों, ये हो गया यूएसए का प्रेसिडेंट और ये हो गए ब्रिटेन के
प्राइम मिनिस्टर विंस्टन एस चर्चिल। फिर 1942 जनवरी में क्या हुआ, 26 एलाइड नेशंस और 26 नेशन अटलांटिक चार्टर को सपोर्ट किया। 26 नेशन जो हैं, 26 नेशंस जो एलाइड फोर्सेस के थे, जो अपने जर्मनी के अगेंस्ट में थे, ये लोग साथ में खड़े हुए और अटलांटिक चार्टर को साइन किया और एक्सेप्ट किया दैट इंटरनेशनल पीस इज रिक्वायर्ड। और दूसरा, एक इंटरनेशनल पीस चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे वार ना हो। फिर 1942 जनवरी में क्या हुआ, 26 एलाइड नेशन ज्वाइन एंड 1942 दिसंबर में तेहरान कॉन्फ्रेंस हुआ। तेहरान कॉन्फ्रेंस, तेहरान पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ। कौन सा? ये डिक्लेयर करता है 3 सुपर पावर। कौन कौन सा? यूएस, यूके, यूएसएसआर। ये 3 सुपर पावर केम टुगेदर, क्योंकि ये सारे एलाइड फोर्सेस थे एक्सिस के अगेंस्ट, जर्मन के अगेंस्ट, यानी हिटलर और नाजिज्म के अगेंस्ट थे। सो 1945 देख सकते हैं सीरियली आगे आया। 1945 फरवरी में क्या हुआ, फिर याल्टा कॉन्फ्रेंस हुआ। याल्टा पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ। क्या? ये बिग थ्री कौन है? इन सभी के प्रतिनिधि, यूएसए का रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, रशिया के स्टालिन, ये तीनों बिग थ्री कहते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि इन रेफरेंस टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड यूएनओ हु आर कॉल्ड द बिग थ्रीज। बिग थ्री एक हो गया रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल एंड स्टालिन। सो इनको बिग थ्री कहते हैं। और इन्होंने ऑर्गेनाइज किया यूएन कॉन्फ्रेंस। यूएन कॉन्फ्रेंस का नेसेसिटी ज़्यादा इन्होंने सोचा कि कॉन्फ्रेंस यानी इट इज़ नॉट समथिंग, एक कंट्री वहाँ पर ऑब्जेक्टिव और एम्स को डिसाइड करे। कॉन्फ्रेंस पे डिसाइड किया जाएगा व्हाट वुड हैपन। और वहाँ पर नाम भी दिया गया डम्बर्टन ओक्स बिल्डिंग पे। डम्बर्टन ओक्स बिल्डिंग पे ये नामकरण हुआ कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो अभी बनने वाला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम पड़ेगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। तो डम्बर्टन ओक्स बिल्डिंग में ये फाइनलाइज किया गया, ये टर्म को कॉइन किया गया। United Nation would be the name of the new international organization for the permanent peace and tranquility and promotion of the brotherhood and mutual respect and cooperation. तो 1945 जून पे, 26 जून पे 50 नेशंस केम टुगेदर। याद रखिए, जब यूएनओ साइन हुआ तो 50 नेशन ने एक साथ ज्वाइन करके यूएनओ पे डिक्लेरेशन पे साइन किया। यूएनओ वाज फॉर्म्ड। ठीक कुछ दिन बाद, जून के कुछ दिन बाद, पोलैंड ने, जहां से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, पोलैंड ने 15 अक्टूबर में पोलैंड ने यूएनए ज्वाइन किया। तो तब बना 51 परमानेंट यूएन नेशंस। 51 परमानेंट यूएन नेशंस पोलैंड को लेकर। पोलैंड 15 अक्टूबर, ये पूछा जाता पहले 50 था, उसके बाद एक जुड़ा, कौन? पोलैंड। कब? 15 अक्टूबर। तो ये याद रखना। अक्टूबर गांधी जयंती, पीस, नॉन वायलेंस, इनको भी पीस चाहिए पोलैंड को, तो पोलैंड ने ज्वाइन किया। जस्ट ऐसे याद रखने के लिए एक या लिख सकते हैं कुछ पॉइंट। फिर 1945 अक्टूबर 24, इसी को हम लोग यूएनओ डे कहते हैं, क्योंकि यूएन उसी दिन में फॉर्मेशन हुआ था, डिक्लेरेशन हुआ था, फॉर्म हुआ था। तो अक्टूबर 1945 अक्टूबर 24, जिसको हम लोग यूएन डे पे आज ऑब्जर्व करते हैं। यूएन डे मीन्स कह सकते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड, प्रमोशन ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी थ्रू आउट द नेशन, थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द ग्लोब। उसके बाद 1945 हमारा देश 30 अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर पोलैंड के 15 दिन बाद हमने ज्वाइन किया यूएनओ पर, हमने यूएनए ज्वाइन किया। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना, दैट वाज लीग ऑफ नेशंस, 10 जनवरी 1920। बट लीग ऑफ नेशंस ये दावा करता है कि वार नहीं होना चाहिए, लेकिन वार होने पर क्या स्टेप लिया जाएगा, ये कुछ रिटन स्टेप नहीं लिया गया था, जिसके कारण नाजिज्म बढ़ता गया, जिसके कारण हिटलर का जो और उसका जो एट्रोसिटीज हैं, अत्याचार हैं, चारों ओर बढ़ने लगा। मास किलिंग होने लगा, लाखों लोगों को वो गैस चैम्बर में डालकर मारने लगा, ज्यूस लेकर, धर्म लेकर, जात लेकर। तो इवन ये भी हिस्ट्री में बताया जाता है कि अपने ही सोल्जर में अगर कोई कमज़ोर है, बीमारी निकला, जिसको यानी वॉर पे एक हाथ पे गोली लग गई या टांग पे गोली लग गई, वो उसको मार देता था, इतना ज़्यादा वो क्रूर था। तो हिटलर के इस क्रूरता को वो बढ़ता गया ख़त्म करने के लिए, एंड वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन देखा है। लाइक एवरी कंट्री हैड टू फेस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वॉर मीन्स बॉम्ब्स, हथियार, सोल्जर्स, जान तो जा ही रहा है, साथ में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था। इंग्लैंड पे भी बॉम्ब करने के बाद इंग्लैंड का जो लंदन वाला एरिया है वो कितना ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था, सभी के देश को इफेक्ट हुआ था। भूखमरी आई,
इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आया, लोग मारे गए, खेत बर्बाद हुए, और यू कैन से द हिरोशिमा एंड नागासाकी, दैट वाज द ग्रेट एग्जांपल। हिरोशिमा नागासाकी पे क्या हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डेवास्टेशन देखते ही ये जो तीन पावर्स हैं ये लोग पहले सोच बैठ रहे थे कि वी नीड एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, करना पड़ेगा। जब लीग ऑफ नेशन फ्लॉप होने का कारण उनको मालूम है, जब लोग इंसान गिरता है तब तो मालूम होता है गिरने का कारण क्या, तो दैट्स व्हाट हैपेंड। लीग ऑफ नेशन फेल, दे अंडरस्टूड के ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स बड़ा कमजोर था, दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया, नया यूएनओ बनाया, नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जहां पर ऑब्जेक्टिव्स बड़ा मजबूत है। और आज हम बोल सकते हैं यूएनओ मोटा मोटी सक्सेसफुल है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं है। लेकिन इसमें यूएनओ पे हम यूएसए का बड़ा डोमिनेशन देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानने के लिए कि यूएसए का इतना डोमिनेशन क्यों रहता है। तो आगे हम देखेंगे इसके एजेंसीज कहाँ पर है, कहाँ पे लोकेटेड है, और फंडिंग जो होता है, जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट, तो परमानेंट मेंबर्स होने के साथ साथ उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका एक्सपेंसेस भी होता है, एक फंडिंग भी होता है। तो कौन कितना दे रहा है, तो ज़्यादातर 60+ समथिंग तो यूएस दे रहा है, तो ऑब्वियसली यूएस का ज़्यादा डोमिनेशन होगा वहाँ पर। तो यूएनओ मीन्स यूएस, जो जिसके कारण गल्फ वॉर हुआ है। गल्फ वॉर के सद्दाम हुसैन की कहानी वो अलग एक वीडियो में हम पढ़ेंगे, सद्दाम हुसैन की कहानी, वो क्या कैसे शुरू हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, सद्दाम हुसैन कैसे मारा गया, कैसे बली का बकरा बना, ये सारा हम आगे पढ़ेंगे। ग्वांटानामो बे के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नाउ यूएनओ का फॉर्मेशन हमने देखा 1941 पे अटलांटिक चार्टर, जहां से यूएनओ का नीड शुरू हुआ। देन 1942 26 नेशंस केम टुगेदर, ये पॉइंट्स ईयर्स का पूछा जाएगा। 1943 वी हैव तेहरान कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे 3 सुपर पावर्स यानी 3 पावर्स को डिक्लेयर किया गया। और उसके बाद 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस पे 3 R's, 3 बिग 3, जिसको बिग 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आए। उन्होंने बोला कि यूएन कॉन्फ्रेंस इज नेसेसरी। फिर पोलैंड ज्वाइन किया 15 अक्टूबर को, और 50 नेशंस ने साइन किया यूएन चार्टर को 45 में 1945। और उसी साल में अक्टूबर 24 में यूएनओ फाइनलाइज किया गया, यूएनओ डे तब माना जाएगा, यूएनओ वाज फॉर्म्ड। देन यूएनओ ज्वाइन करने के बाद पोलैंड ने ज्वाइन किया, तो वो 50 बन गया, 51 नेशंस। एंड इंडिया ज्वाइन यूएनओ ऑन अक्टूबर 30 1945। मूविंग फॉरवर्ड, अभी देखते हैं यूएनओ बनने का मेन उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव वी कैन से। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एज वी नो, हमें मालूम है कि इंटरनेशनल पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चाहिए। तो डिटेल्स में देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट एंड वॉर। अगर एक देश दूसरे देश के साथ, कोई भी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी देश अपने में कोई कन्फ्लिक्ट है या फिर कोई वॉर है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। नंबर 2, द प्रमोट कोऑपरेशन अमंग द नेशंस। देशों के बीच में कोऑपरेशन करें। कोऑपरेशन करने का रास्ता क्या है, क्या आओ दोस्ती कर लो, नो वी कैसे कर सकते हैं, वेरी सिंपल, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। एक दूसरे के साथ जब हम लोग ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, आदान प्रदान होगा, कल्चरल आदान प्रदान होगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, तभी हो सकता है। व्हेन आई रेस्पेक्ट योर नेशन, ऑब्वियसली यू विल रेस्पेक्ट माय नेशन एंड माय लैंग्वेज, माय कल्चर एंड माय ट्रेडिशन। सो मूविंग फॉरवर्ड, टू स्टॉप कन्फ्लिक्ट डेवलपिंग इनटू वॉर। समटाइम्स छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट जो होते हैं, जैसे कि बांग्लादेश और इंडिया का जो कन्फ्लिक्ट था, जो हमारा एनक्लेव्स थे, जो पार्टीशन के समय और 1971 पे जो डिवीजन हुआ था, यानी बांग्लादेश सेपरेशन हुआ था, अवामी लीग के साथ जो झमेला हुआ था, उसके बाद जो बांग्लादेश को इंडिया ने मदद की, इंडियन सोल्जर सैम मानेकशॉ ने किस प्रकार बांग्लादेश सेपरेशन, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने में, इंडिपेंडेंस होने में और पाकिस्तानी सोल्जर्स को सरेंडर करवाने में इंडियन सोल्जर सैम मानेकशॉ का किस प्रकार रोल था। और रोल के बाद हमने देखा कि बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशन बड़ा अच्छा था, लेकिन इन कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ, बिकॉज ऑफ तीस्ता रिवर इशू, बिकॉज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इशू, पानी शेयर को लेकर, उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था जो बांग्लादेशी माइग्रेशन जो हुआ था, यानी काफ़ी सारे बांग्लादेशी इंडिया में घुसे थे, तो जिसके कारण इंदिरा गांधी जी ने उसको रिटर्न किया था। अभी भी फिलहाल रिटर्न करने की कोशिश करते हैं, तो बांग्लादेश गवर्नमेंट सीधा उठकर बोलते हैं कि ये हमारे नेशनल्स है ही नहीं, ये हमारे देश के नहीं है। तो दैट वाज द प्रॉब्लम। फिर तब क्या हुआ, छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट्स जो है ये बढ़ ना जाए, तो यूएनओ एक बड़ा रोल प्ले करता है, वो बीच में आता है, दोनों को ये झमेला खत्म करता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान को चाहे जितना भी यूएनओ आ रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। खत्म इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो बोलते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा उनका है, कश्मीर उनका है, हम बोलते हैं ये हमारा है। तो जो पीओके उन्होंने ले लिया है, पीओके, यहाँ पर ये लोग अच्छा काम तो कर नहीं रहे, ओबियसली टेररिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। सारे जितने इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, सारे के सारे ट्रेनिंग यहाँ पर हो जाता है, यहीं से ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम कि ये लैंड को किस प्रकार वो यूज़ कर रहे हैं। तो दैट्स वाई ये इंडिया का अभिन्न अंग है।
So India would never give. So Pakistan have been trying, तो they will keep on trying. हर बार आएंगे, मार खाएंगे, हारेंगे, जाएंगे, तो इनका ये चलता रहेगा. वो हारते रहेंगे, हर बार डिफीट होते रहेंगे, लेकिन इनका जैसे बंदर हर बार पेड़ से उतरेगा जरूर, वो रहेगा तो बंदर ही, क्योंकि वो इंसान तो कभी होगा नहीं. एग्जैक्टली सेम वो POK में चल रहा है कश्मीर का, सॉरी पाकिस्तान के साथ. तो दैट वुड नॉट बी चेंज. तो इस प्रकार के छोटे छोटे जो बातें होती है, कन्फ्लिक्ट होती है, इन कन्फ्लिक्ट को जब UN इंटरफेयर करके दोनों को खत्म करता है, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है. तो कन्फ्लिक्ट को, ताकि कोई वार ना बन जाए, कोई बाद में युद्ध ना बन जाए, खत्म करने के लिए. फिर टू लिमिट द एक्सटेंट ऑफ द हॉस्टिलिटीज. कभी भी जब वार होता है या फिर किसी प्रकार कन्फ्लिक्ट होता है तो डिस्ट्रक्शन दोनों साइड में होता है. ऐसा नहीं कि एक ही साइड में होता है. जैसे अभी रशिया ने यूक्रेन को मारा तो रशियन सोल्जर्स पे मारे गए. तो जब भी वार होता है, जब भी कोई कन्फ्लिक्ट होता है, जब भी कोई ऐसा डिस्प्यूट चलता रहता है आपसी, और कभी कभी होता है एक डिप्लोमेटिक कूटनीतिक गलतियों के कारण दूसरे देशों के साथ हमारा पंगा बढ़ता रहता है. तो हॉस्टिलिटीज, दुश्मनी और बढ़ती जाती है, झगड़ा बढ़ता जाता है, जिसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है. तो इस हॉस्टिलिटीज को हमें कम करना होगा. किस प्रकार कम करना होगा? वेरी सिंपल. ट्रेड एंड कॉमर्स, आदान प्रदान. हम आपके देश में जाएंगे, आप हमारे देश में आएंगे. जो नेशनल लीडर्स हैं, नेशनल लीडर्स हैव टू ट्रेवल, दे हैव टू ट्रेवल द डिफरेंट कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल दे सकते हैं हमारे मोदी जी का. व्हाट ही हैज डन, उन्होंने जियोपॉलिटिक्स का दिमाग इनसे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं है, उससे हम समझ सकते हैं किस प्रकार. एग्जाम्पल द यूक्रेन वॉर पे क्या हुआ. Indian students could easily travel in the place where the Russian soldiers were attacking. रशिया एंड यूक्रेन दोनों ने वार बंद कर दिया ताकि इंडियन नेशनल्स वहां से निकल जाए. तो ये कूटनीति का और डिप्लोमेसी का ग्रेट एग्जांपल है कि कैसे उन्होंने किया. तो इंडिया के चारों ओर अगर हम लोग देखें, चारों ओर हमारा जो नेशन का चारों ओर हमने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान को छोड़कर सभी के साथ अच्छे रिलेशन बनना शुरू किया. चाहे वो अफगानिस्तान क्यों ना हो, सभी देश के साथ इनका ये डिप्लोमेसी है. हम ना ही रशिया के अगेंस्ट में जाएंगे, ना ही हम अमेरिका के अगेंस्ट में जाएंगे, US के अगेंस्ट में जाएंगे, ना ही हम यूक्रेन के अगेंस्ट में जाएंगे. हम किसी के अगेंस्ट में नहीं जा रहे, सबके साथ रह रहे हैं. तो ये डिप्लोमेसी सबसे खतरनाक है. जो S जयशंकर जी ने जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में किस प्रकार स्पीच दिया, तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि किसी ने भी हमारे अगेंस्ट में कुछ नहीं कहा. बस एक है, हमेशा बोलता रहेगा, दैट इज पाकिस्तान. उसका कोई इंपैक्ट इंटरनेशनल सिनेरियो में कुछ आने वाला है नहीं खास, तो डजंट मैटर. तो कूटनीति उसे कहते हैं कि किस प्रकार आप फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करते हैं. कोई भी देश, फॉर एग्जांपल अगर चाइना आपके देश में, इंडिया में आकर इन्वेस्ट करना चाहता है, तो क्यों आए वो? क्योंकि इस देश का सबसे पहले आइडियोलॉजी जो है, आइडियोलॉजी क्या है, किस आधार पर यह देश चलता है. नंबर 1, इनका फॉरेन पॉलिसी क्या है, फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार चलता है. फॉरेन पॉलिसी, मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा फॉरेन पॉलिसी और अभी वीजा के कारण उन्होंने दिया था, वीजा ऑन अराइवल, जिसको वीजा ऑन अराइवल. पहले का बहुत सारा प्रॉब्लम होता था. जो बाकी इंटरनेशनल्स जब हमारे देश में आते थे, वीजा लेकर उनका फॉर्म फिलअप करना, फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा था. तो इसको थोड़ा उन्होंने शॉर्टन कर दिया, वीजा ऑन अराइवल. तो इस प्रकार की चीज़ें. और आकर टैक्सेस का इशू क्या है, तो बाकी कंट्रीज को हम इन्वाइट करते हैं ताकि जब ये आते हैं तो ट्रेड यहां से भी होता है. तो ट्रेड एंड कॉमर्स आदान प्रदान में होता है. तब क्या होता है, डिपेंडेंसी बढ़ता है. कोई भी नेशन फुलफिल्ड नहीं है. अगर एक में रिसोर्सेस हैं, एक में ह्यूमन रिसोर्स है, एक में किसी के पास कोयला है, तो किसी के पास पेट्रोल है, किसी के पास वो है. तो आदान प्रदान से क्या होता है, सहयोगिता बढ़ती है. चाहे जितना भी रशिया का प्रॉब्लम हो जाए, रशिया से पंगा किसी ने नहीं लिया. क्यों? क्योंकि रशिया से नेचुरल गैस एंड वो तेल तो लेना ही है, लगातार ले रहे हैं, क्योंकि उनसे आ रहा है. तो इससे क्या हुआ, हम ये देख सकते हैं कि चाहे कूटनीति अगर अच्छा हो, फॉरेन पॉलिसी अगर सही हो, तो आप आराम से सस्टेन कर सकते हैं, चल सकते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ. आपके साथ कोई लड़ेगा नहीं. एग्जांपल अभी हमारे आंखों के सामने ही है. उसके बाद टू ब्रिंग द नेशंस टुगेदर फॉर द प्रमोटिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सिर्फ इकोनॉमी के साथ नहीं, हमें सोशल और कल्चरल भी मिक्सअप होना चाहिए, एक्सचेंज करना पड़ेगा. जैसे कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश ये जब आए थे, तो राजस्थान पे जब उनको वेलकम किया गया, तो वो इन राजस्थानी औरतों के साथ वो नाच रही थी. तो जस्ट थोड़ा सा 2-3 स्टेप किया. तो इससे क्या होता है, ऐसा नहीं कि उन्होंने डांस करके पूरा दुनिया हिला दिया, पर इससे क्या होता है, आप दूसरे के कल्चर को सम्मान कर रहे हैं. ये भी कौन, वो भी एक नेशन का हेड. तो नेशन का हेड आकर जब इस प्रकार का करता है, जैसे मोदी जी किसी भी राष्ट्र में जाते हैं, वहाँ के कल्चर को वो फॉलो करते हैं. किसी इंडियन स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के कपड़े पहनते हैं, उनके लैंग्वेज में वो उनको लोगों को वो करते हैं, ग्रीट करते हैं. इससे क्या होता है, क्राउड अट्रैक्ट होता है. लोगों को लगता है ये तो ही समवन अमंग अस, हमारे में से एक कोई है. तो इससे क्या होता है,
लोगों का टेस्ट एंड मेंटालिटी को पकड़ सकते हैं। तो ये कूटनीति में, डिप्लोमेसी में, ये पॉलिसीज में जो अपने बहुत ज़्यादा काम करता है। तो दैट्स व्हाट समथिंग लाइक वी हैव अंडरस्टूड, लाइक दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएनओ। यूएनओ आने इंटरनेशनल पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए है, और ये उनका ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कूटनीति बहुत अच्छी होनी चाहिए, दैट मीन्स डिप्लोमेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब किस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी रखते हैं, किस प्रकार आप दूसरे देश के साथ रिलेशन रखते हैं। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड एंड लाइक्ड इट। अगर लगे अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे।